वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों बीपीएससी 68th प्रीलिम्स जो कि आपका 12 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज हम लोग देख रहे थे। 4 वीडियोज हम लोग देख चुके हैं और ये हमारा 5वां वीडियो होगा। ठीक है, जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स हम इसमें देख रहे हैं। अगर पुराने वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देख लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज हमारा। ठीक है, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे लिंक्स दिए हुए हैं और ये नंबर्स है सारे, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बहुत तेजी में चलेंगे हम लोग और 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक लागू होगा, ये क्वेश्चन है। कब से लागू होगा? 1 फरवरी 2023, 1 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 या फिर 1 जुलाई 2023। देखिए कृषि रोड मैप जो है थर्ड फोर्थ, ये जो चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप जारी किया जा रहा है, ये आपका 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। इससे पहले कृषि रोड मैप 3 जो था वो लागू था, उसके बारे में भी हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे। आइए देखते हैं। चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। अवधि कब से कब तक होगी? 1 अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2028 तक 5 सालों के लिए ये लागू की जाएगी। ठीक है, फोकस किस पर होगा? दलहन पर, तिलहन पर, लेयर फार्मिंग पर, मोटे अनाज पर, डेयरी पर, फिशरीज पर और जलवायु अनुकूल कृषि पर इसमें फोकस दिया जाएगा। तीसरा जो था वो 2017 से लेकर 2022 तक चला और बाकी अन्य डिटेल दिए हुए हैं बिहार की कृषि के बारे में, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की शुरुआत कहां से की है? यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत कहां से की है? जातिगत जनगणना की शुरुआत पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर या दरभंगा? तो इसकी शुरुआत जो है वैशाली से की गई है। वैशाली के एक गांव से की गई है। नाम हम लोग डिटेल में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई है बिहार में, कहां से? वैशाली जिले के हरसेर गांव से की गई है। कब? 7 जनवरी 2023 को की गई है और प्रथम चरण जो है इसका समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण कब से कब तक? 7 से 21 जनवरी तक चला। प्रथम चरण में क्या किया गया? गांव के जितने भी घर हैं उनको उनका नंबर दिया गया और गांव उस घर के मुखिया का नाम रजिस्टर किया गया। ठीक है, और दूसरे चरण में क्या किया जाएगा? 1 से 30 अप्रैल तक दूसरा चरण चलेगा और इसमें जो है 26 प्रकार की जानकारियां ली जाएंगी। ठीक है, जाति तो लिया ही जाएगा क्योंकि जातिगत जनगणना है और इसके अलावा 26 प्रकार की जानकारियां और ली जाएंगी। तो जातिगत जनगणना बिहार में शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जैविक कृषि विकास के लिए बिहार के 13 जिले चुने गए हैं, उनमें जैविक कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। तो इन जिलों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, बक्सर, नालंदा, वैशाली या फिर मुजफ्फरपुर। देखिए मुजफ्फरपुर में जैविक कॉरिडोर नहीं बनाया जाएगा, बाकी जो है तीनों में, बक्सर, नालंदा और वैशाली तीनों में बनाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा क्योंकि पूछा जा रहा है कि शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कौन कौन से जिले हैं जिनमें 13 जिले जिनमें कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो भोजपुर है, पटना है, बक्सर, नालंदा, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार। तो ये जो है गंगा किनारे स्थित जितने भी जिले हैं 13 जिले, उनमें ये बनाया जाएगा। ठीक है, बक्सर से लेकर कटिहार तक जितने भी जिले हैं आप देख सकते हैं। बक्सर जो है अगर बिहार के मैप पर देखें तो पश्चिम में है। ठीक है, पूरा सबसे पश्चिम में है और गंगा किनारे यदि जिलों की बात करें तो सबसे पश्चिम में कौन है? सबसे पूर्व में कौन है? कटिहार। तो बक्सर से लेकर कटिहार तक ये 13 जिलों में बनाया जाएगा जैविक कॉरिडोर। ठीक है, प्रथम चरण जो है 2019 से 2022 तक इस जैविक कॉरिडोर चरण का चल चुका है। ठीक है, और 2022-23 से लेकर 2024-25 तक इसके लिए 104 करोड़ 9 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, जैविक कॉरिडोर बनाने के लिए, याद रखिएगा। और दूसरे चरण में सब्जियों की जैविक खेती पर विशेष जोर दिया जाएगा। चलिए ये डिटेल था आपका जैविक कॉरिडोर के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मेंस में भी पूछा जाता है कृषि विकास के संदर्भ में कोई क्वेश्चन तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, बिहार के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को किस भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड। ठीक है, तो ये हिंदी में, मैथिली में, कोंकणी में या फिर अंग्रेजी में? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है आपका मैथिली में। ठीक है, हिंदी, मैथिली और कोंकणी तीनों भाषाओं में ये साहित्य अकादमी
अनुवाद पुरस्कार जो है दिए गए हैं, लेकिन जो रत्नेश्वर मिश्र है उनको मैथिली में दिया गया है। ठीक है, इन्होंने आजादी नाम का एक पुस्तक है जिसका कि मैथिली में अनुवाद किया था। ठीक है, आइए डिटेल में देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में ये जो है आपका अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी उपन्यास है आजादी। ठीक है, और जिसमें पंजाब में किस प्रकार से फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसका मैथिली अनुवाद इन्होंने किया है। तो आजादी नाम का अंग्रेजी उपन्यास है जिसका मैथिली में अनुवाद इन्होंने किया है डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र ने। और हिंदी, मैथिली और कोंकणी भाषा में वर्ष 2022 का अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चमन नाहल का है ये अंग्रेजी उपन्यास। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के विष्णुपुर गांव के ये निवासी हैं। कौन? डॉक्टर आपके रत्नेश्वर मिश्रा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि बनाए गए हैं? ऑप्शन है आपका मिस्र, जॉर्डन, सूडान या फिर लेबनान। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इजिप्ट। आप लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह जरूर देखा होगा। तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं जो इस बार अतिथि बनाए गए थे। ठीक है, 2022-23 में भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता के दौरान अध्यक्षता करेगा और उस दौरान मिस्र को भी अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। और भारत और मिस्र अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहा है। ठीक है, और ये देख लीजिएगा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से शुरू होगा आपका गणतंत्र दिवस समारोह। इस बार सप्ताह भर का समारोह चलेगा। 23 जनवरी से शुरू होगा और 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहीद दिवस जो मृत्यु पर मनाया जाता है शहीद दिवस, वहां तक चलेगा। तो 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक यह समारोह चलेगा। ठीक है, पहली बार एक सप्ताह का पूरा मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस समारोह। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन फ्यूल क्लीन फ्यूल थीम पर आधारित भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किस रेल मार्ग पर किया गया? थीम याद रखिएगा, ग्रीन फ्यूल क्लीन फ्यूल। ठीक है, और भारत का पहला हाइड्रोजन पावर पर आधारित ट्रेन है। ठीक है, दिल्ली गुवाहाटी, मुंबई अहमदाबाद, कालका शिमला या फिर श्रीनगर लेह, ये जो है कौन से रेल मार्ग पर चलाया गया? कालका शिमला रेल मार्ग पर चलाया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। डिटेल से यदि देखें तो 119 वर्ष पुराना है ये कालका शिमला रेल मार्ग। ठीक है, और 2008 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेल मार्ग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्रदान किया था। ठीक है, वंदे भारत जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध होंगी। जो ये जो ट्रेन चलाया जा रहा है, और ट्रेन में 7 कोच टोटल होंगे। फ्रांस की रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्स्टोम ने सबसे पहले 2018 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को शुरू किया था, मतलब परिचालन शुरू किया था उसका। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रांस में ये चलाया गया था 2018 में, और अब भारत में चलाया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 71वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसको मिला है? किस देश की? आर्बोनी गोब्रियल ने जीता है। आर्बोनी गोब्रियल ने जीता है, ये याद रखिएगा। और किस देश की है ये पूछा जा रहा है, तो कनाडा, जर्मनी, अमेरिका या फिर आयरलैंड। तो ये कहां की है? यूएसए की है, यानी कि अमेरिका की है। ठीक है, याद रखिएगा आर्बोनी गोब्रियल। और पिछले साल की कौन थी? हरनाज संधू, जो कि भारत की थी। ठीक है, इन्होंने इनको ताज पहनाया है। ठीक है, यूएसए की है आर्बोनी गोब्रियल, जिनको इस बार मिला है खिताब। 71वीं मिस यूनिवर्स बनी है, और इस बार जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो दिविता राय ने किया था। ठीक है, टॉप 16 में तो आ पाई थी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाई, टॉप 5 में ये नहीं पहुंच पाई थी। और ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है, इसकी स्थापना 28 जून 1952 में शुरुआत हुआ था इसका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो इसमें जो है उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। बिहार की तरफ से भी जो गया जी में रबर डैम बना है उसकी प्रतिकृति को झांकी के रूप में प्रस्तुत करने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन यह इजाजत नहीं दिया गया। बिहार जो है वो पिछले 8 साल से गणतंत्र दिवस में अपनी झांकी नहीं भेज रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में यदि देखें तो यहां पर उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है, और उत्तराखंड की जो झांकी थी उसमें गढ़वाल की 4 धाम यात्रा, कुमाऊं में मंदिर माला मिशन, प्रसिद्ध पौराणिक जागेश्वर धाम इत्यादि को दिखाया गया था। और थीम क्या था? मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड। ठीक है, तो उत्तराखंड पीसीएस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिहार में भी पूछा जा सकता है क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह तो राष्ट्रीय समारोह है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत ने किस देश को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीत लिया है? बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो किसको हराया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान। भारत ने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया। ठीक है, भारत ने किसको हरा करके जीता है? इंग्लैंड को हरा करके ये प्रतियोगिता जीता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
7 विकेट से भारत ने हराया है। महिला अंडर टी20 विश्व कप है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लैंड के कप्तान कौन थे? ग्रिस स्क्रीवेंस थे, ठीक है। इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, ठीक है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? शेफाली वर्मा ने किया था, ठीक है, जो कि कप्तान थी भारतीय टीम की। तो ये दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16 से 29 जनवरी 2023 तक मेलबर्न पार्क में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन का 111वां संस्करण में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह क्वेश्चन है। स्टेफानोस सितसिपास, नोवाक जोकोविच, जे कुबलर या फिर आर हिजिकाता? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। नोवाक जोकोविच कहां के हैं? सर्बिया के हैं, ठीक है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। और यहां पर पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छे से। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए खास करके पुरुष एकल और महिला एकल जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत यानी कि ओडिशा में आयोजित पुरुष विश्व कप हॉकी 2023 किसने जीत लिया है? ठीक है, ओडिशा में आयोजित हुआ था, राउरकेला और भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, ठीक है। और राउरकेला में इसके लिए बिरसा मुंडा स्टेडियम भी बनाया गया था, जो कि हॉकी का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जा रहा है। देश का तो है, लेकिन दुनिया का भी सबसे बड़ा स्टेडियम इसको माना जा रहा है। तो ये किसने जीता है? ये क्वेश्चन है। बेल्जियम, पाकिस्तान, भारत या फिर जर्मनी? आंसर क्या होगा? जर्मनी ने जीता है। किसको हराकर? बेल्जियम को हरा करके जीता है, ठीक है। याद रखिएगा, जर्मनी ने फाइनल में बेल्जियम को हरा करके जीता है। भारत बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था, भारत शुरुआत में ही हार गया था, ठीक है। तो ये जो है आपका बेल्जियम को हरा करके जीता है और तीसरी बार जर्मनी ने ये खिताब जीता है। सबसे ज्यादा बार पुरुष विश्व कप हॉकी जीतने का खिताब किसके पास है? पाकिस्तान के पास है, जिसने 4 बार ये खिताब जीता है, ठीक है। यही यहां पर लिखा हुआ है। और जर्मनी ने 2002 और 2006 में भी यह खिताब जीता था, पुरुष विश्व कप हॉकी जीता था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच के प्रदर्शन के लिए मतलब जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के लिए किसको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल में किसको चुना गया है? बेन स्टोक्स, बाबर आजम, हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव? कौन? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है, याद रखिएगा, आईसीसी के द्वारा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। यहां पर आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के, मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार भारत, विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटालिया सीवर इंग्लैंड, विमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नटालिया सीवर इंग्लैंड और विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहालिया मैग्रा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ग्लेन मैग्रा से रिलेशन है, पता नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यू विन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? यू विन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? देखिए कोविन से रिलेटेड आपको नहीं दिख रहा है, कोविन से रिलेटेड यू विन। चलिए आगे देखते हैं यह किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से, महिला उद्यमी से, महिला सुरक्षा से या फिर पिछड़ा वर्ग से? थोड़ा सा हिंट मैंने शुरुआत में ही दे दिया था, आप लोगों ने आंसर जरूर देख लिया होगा। तो ये क्या होगा? वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, मतलब गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन इस पर किया जाएगा और उसका सारा डिटेल इस पर रखा जाएगा, ये यू विन पोर्टल पर, ठीक है। कोविन पोर्टल का जो अपार सफलता मिली है हमारे देश में और विदेशों में भी, उसी से प्रेरित होकर के यू विन पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के अस्का पुलिस थाने को, देखिए अस्का पुलिस थाना जो है वो देश का सबसे बेहतरीन पुलिस थाना चुना गया है, ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। और यह किस राज्य में है यही पूछा जा रहा है, असम, महाराष्ट्र, केरला या फिर ओडिशा? तो ये जो है आपका ओडिशा का अस्का पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का सम्मान दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा और गृह मंत्री अमित शाह ने पुरस्कृत किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही इसी के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। 2021 में सदर बाजार पुलिस स्टेशन को चुना गया था और 2022 में अस्का पुलिस स्टेशन ओडिशा, ठीक है। देश भर में पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, यहां पर आप देख सकते हैं समारोह के बारे में दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि किस राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन को 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, तो ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम या फिर असम, कहां का है ये? तो ये जो है आपका मिजोरम का है। ठीक है, याद रखिएगा मिजोरम का है लुंगलेई फायर स्टेशन, जिसको कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन आता है और उसी दिन जो है पराक्रम दिवस भी मनाते हैं और उसी दिन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। तो ये संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है दो संस्थानों को। कौन कौन है? ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर। चलिए, पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। पराक्रम दिवस भी मनाया गया और 21 टोटल जो अंडमान निकोबार में 21 द्वीपों का नाम जो है वो आपका परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। वो पूरी लिस्ट भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पद्म विभूषण 2023 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? पद्म विभूषण जो है इस बार 6 लोगों को दिया गया है, उनमें कौन शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बालकृष्ण दोषी, जिनको मरणोपरांत दिया गया है, जाकिर हुसैन, एम कृष्णा और दिलीप महालनोबिस। ठीक है, इनको भी मरणोपरांत। तो इसमें जो है चारों लोग शामिल है। 6 जो प्राप्त करता है उनमें ये चारों लोग शामिल है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, सॉरी कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है, फिर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई ही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं पहले कि कौन कौन 6 हैं। तो 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है इस बार। ठीक है, पद्म विभूषण 2023 के विजेताओं में देखें तो बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, जाकिर हुसैन, एम कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, श्रीनिवास वर्धन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है और मुलायम सिंह यादव, इनको सब लोग जानते होंगे, मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के संयोजक या फिर नेता कह सकते हैं। ठीक है, अखिलेश यादव के पिताजी, तो इनको भी दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का खिताब किस देश के कुनलावुत वितिदसर्न ने जीता है? थोड़ा सा नाम उल्टा है, देख लीजिएगा। कुनलावुत वितिदसर्न। ठीक है, इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? सिंगापुर, कोरिया, थाईलैंड या फिर चाइना? कहां के हैं ये? तो ये जो है आपके थाईलैंड के हैं। ठीक है, थाईलैंड के हैं ये। ओके, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो है कहां के हैं? थाईलैंड के हैं। चलिए देख लीजिए, यहां पर दिया हुआ है थाईलैंड के हैं कुनलावुत वितिदसर्न। ठीक है, और इन्होंने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को हराया है। ठीक है, महिला सिंगल्स में दक्षिण कोरिया की आन सी यंग ने फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका केडी जादव इंडोर स्टेडियम में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 17 से 22 जनवरी को और पुरस्कार राशि कितनी है? 9 लाख अमेरिकी डॉलर है। इंडिया ओपन, याद रखिएगा, इंडिया ओपन। और इसका पूरा नाम क्या है? योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 से 22 जनवरी तक सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2023 कहां आयोजित किया गया? एमफेक्स 2023 त्रिसेवा अभ्यास करने का क्या मतलब है कि इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों भाग लेती है। एमफेक्स 2023 तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान? आइए देखते हैं ये कहां आयोजित किया गया। तो यदि हम लोग सही से देखें तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित किया गया 17 से लेकर 22 जनवरी 2023 तक। ठीक है, और अब तक का सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास ये है और इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? 2018, 20, 21 या फिर 22? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। इसका आंसर होना चाहिए 2020 में। ठीक है, 2021 में। 2021 में नेताजी के 125वें जन्म जयंती के अवसर पर यह घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में घोषणा की गई थी। ठीक है, और नेताजी के बारे में देखें तो स्वराज नामक समाचार पत्र उन्होंने लिखा था और द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1897 में ओडिशा के कटक में एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम क्या था? प्रभावती था। आध्यात्मिक गुरु ये मानते थे स्वामी विवेकानंद जी को और इनके राजनीतिक गुरु एक तरह से कह सकते हैं कि चित्तरंजन दास थे, क्योंकि जब इन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दिया था, इंडियन सिविल सर्विसेज से, तब
चितरंजन दास की प्रेरणा से ही ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी सब चीजें बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग जानते ही होंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो ये थोड़ा समय निकाल करके लाए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान रख दिया गया है। इसका निर्माण कब हुआ था? किसका? मुगल गार्डन का निर्माण कब हुआ था? 1925, 26, 27, 27, 28 या फिर 28, 29? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1928, 29 में। 1928, 29 में इसका निर्माण किया गया था। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि डिजाइन जो है इसका वो 1917 में हो गया था। ठीक है, 1917 में इसका डिजाइन जो है बागवानी के निदेशक विलियम मस्टो के सहयोग से सर एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, डिजाइन किया गया था 1917 में, लेकिन स्थापना कब हुई, मतलब खुला कब? 1928, 29 में। ठीक है, बनाया गया था। चलिए, तो यहां पर देख सकते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो है अमृत उद्यान इसका नाम बदल करके रख दिया। और भी बहुत जगह जो है ना, देश में भी और विदेशों में भी बहुत जगह है आपका मुगल गार्डन। ठीक है, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार इसे आम जनता के लिए खुलवाया था और इस बार भी आम जनता के लिए ये खोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 31 जनवरी से ये आम जनता के लिए खोल दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। हर साल किस महीने के आखिरी रविवार को कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी? तो जनवरी का जो आखिरी रविवार होता है उसको कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेप्रोसी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, ये तो मैंने बता दिया। 2023 में कब मनाया गया? 29 जनवरी को मनाया गया, क्योंकि 29 जनवरी को रविवार था। थीम क्या था? एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ठीक है, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? कुष्ठ दिवस मनाने की स्थापना किसने की थी? फ्रांसीसी समाज सेवी राउल फोलेरेव ने की थी। कब? 1954 में की थी, याद रखिएगा। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से ये होता है, ये भी याद रखिएगा। और हेंसेन रोग भी इसको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कुछ रोग के बारे में बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना चाहिए ये सारा चीज। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत किस रेलवे स्टेशन को हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? वारंगल, विशाखापट्टनम, कोच्चि या फिर मंगलुरु? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम को दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। कब? किसके लिए? हरित अवधारणाएं अपनाने के लिए, बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, फॉर एडॉप्टिंग ग्रीन कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके बारे में और भी बहुत कुछ दिया हुआ है। ये जो है आपका 100 में से 82 अंक इसको दिए गए हैं, ये सब जितने भी मानदंड हैं उन पर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के चराई देव मोईदाम को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए नामित करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है? असम, मणिपुर, मेघालय या फिर मिजोरम? तो ये जो है आपका चराई देव मोईदाम, ये जो है आपका असम में है। ठीक है, असम में है। अहोम लोग जो है ना इसी जगह पर अपना लाश दफनाते थे और उसके साथ विभिन्न सामग्रियों को भी दफनाने का काम करते थे। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। असम का है चराई देव मोईदाम। ठीक है, याद रखिएगा। असम में ताई अहोम समुदाय जो है वो उत्तर मध्यकाल में चराई देव के मोईदाम में दाह संस्कार की हड्डियों एवं राख को दफनाता था। ठीक है, मतलब दाह संस्कार के बाद जो हड्डी या फिर राख बचता था ना, उसको इसी जगह पर दफनाया जाता था। ठीक है, और इसलिए ये विश्व विरासत स्थल में नामित किया गया है। ठीक है, अहोम साम्राज्य की स्थापना जो है वो छोलंग सुकफा ने की थी 13वीं शताब्दी में। ठीक है, और 1826 की यानुगु की संधि होने तक अहोमों ने ही 6ठी शताब्दी तक असम पर शासन किया था। तो ये कुछ इतिहास की बातें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा, केवल पूछा जा सकता है कि चराई देव मोईदाम जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं पूछा जाएगा इतिहास के संदर्भ में। चलिए, एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहां है जिसका नेतृत्व हाल ही में भारत ने संभाला है? इसका मुख्यालय कहां है ये पूछा जा रहा है। इंडिया, चाइना, थाईलैंड या फिर श्रीलंका? आंसर क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय जो है वो थाईलैंड में है। ठीक है, एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहां है? थाईलैंड में है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता हाल ही में भारत ने संभाली है 1 जनवरी से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जो है वो 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए इस संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे। तो याद रखिएगा विनय प्रकाश सिंह का भी नाम। ठीक है, एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यों का यह एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें सदस्य कितने हैं? 32 सदस्य हैं। ठीक है, बाकी यहां पर देख लीजिएगा, डिटेल में थोड़ा सा दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के 6ठे सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला किस राज्य में रखी है?
कर्नाटका, हैदराबाद, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो ये जो है आपका कर्नाटक में रखा गया है। कर्नाटक के देवनहल्ली नामक जगह पर इसकी स्थापना की जा रही है, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर जो जासूस होंगे, मतलब विभिन्न जो पुलिस मुख्यालय होते हैं उनमें जासूस होते हैं ना, अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट में जासूस वगैरह होते हैं, या फिर जो भी आपकी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनमें भी डिटेक्टिव्स हायर किए जाते हैं। तो उन डिटेक्टिव्स को ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी और इस तरह का 5 इंस्टीट्यूट पहले से ही बनाया जा चुका है, ठीक है, और ये छठा होगा। तो इससे पहले जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव की फॉरेंसिक जरूरतों को पूरा ये जो है आपका जो कर्नाटक के देवनहल्ली में बनाया जा रहा है, ये जो है आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव की फॉरेंसिक जरूरतों को पूरा करेगा, ठीक है। और पहला ऐसा इंस्टीट्यूट जो है वो कलकत्ता में 1958 में बनाया गया था। इससे पहले हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और गाजियाबाद में भी स्थापित किए जा चुके हैं इस तरह के इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एयर मार्शल संदीप सिंह के स्थान पर कौन वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो इससे पहले कौन थे? संदीप सिंह थे, अब कौन बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह, दिलप्रीत सिंह, कंवलप्रीत सिंह या फिर हरमनप्रीत सिंह। नाम मैंने एकदम मिलता जुलता दे दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो। याद रखिएगा अमनप्रीत सिंह, ठीक है। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को बनाया गया है नया वायुसेना उप प्रमुख, ठीक है, याद रखिएगा अमनप्रीत सिंह, ठीक। चलिए यहां पर दिया गया है यहीं पर प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं वर्तमान में, ठीक है, और बाद में ये उप प्रमुख बनाए जाएंगे किसके? एयरफोर्स के, ठीक है। एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एयरफोर्स की 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। थल सेना प्रमुख देखें तो कौन है? जनरल मनोज पांडे। और नौसेना प्रमुख वर्तमान कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ये तीनों का नाम आपको जवान पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ना भी पूछे तब भी ये सब चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। बच्चे को पता होनी चाहिए ये सब चीजें। 30 जनवरी 2023 को किसकी 75वीं पुण्यतिथि पर शहीद दिवस के रूप में मनाया गया? देखिए, अगर सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो, डायमंड जुबली हो या फिर आपका प्लेटिनम जुबली हो तो जरूर क्वेश्चन उससे पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये 75वां है यानी कि डायमंड जुबली है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 30 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया, मतलब शोक दिवस, मतलब शहीद दिवस मनाया जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई थिंक सबको पता होगा कि महात्मा गांधी का पुण्यतिथि उस दिन मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है। चलिए शहीद दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 23 मार्च को भी मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी, तो उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 23 मार्च को यह भी मनाया जाता है, शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? 1893 से लेकर 1915 तक रहे और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इस उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया गया है? करंज, कंदेरी, वेला या फिर वागीर। देखिए ये चारों ही जो है वो कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का ही नाम है, लेकिन सबसे लास्ट जो अभी किया गया है, कमीशन किया गया है, उसका नाम है वागीर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। ये जो है आपका सारा पनडुब्बी जितना भी है, कब इसको कमीशन किया गया वो सब इसमें डेट दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। इसको बनाया किसने है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा कलवारी श्रेणी की सभी पनडुब्बियों को बनाया गया है। सबसे पहली पनडुब्बी जो है वो 14 दिसंबर 2017 को भारतीय सेना में कमीशन की गई थी, ठीक है। और लास्ट जो है वो 23 जनवरी 2023 को कमीशन की गई है और ये 5वीं पनडुब्बी है, ठीक है, जिसका नाम है वागीर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईजी ड्रोन्स के द्वारा निर्मित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम है? 5G सक्षम ड्रोन है ये, ठीक है, और आईजी ड्रोन्स के द्वारा इसको बनाया गया है। आईजी ड्रोन्स का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। इंडिया ड्रोन, अमृत ड्रोन, स्काई वॉक या फिर क्षितिज? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्काई वॉक। इसका नाम क्या है? स्काई वॉक है, जो कि भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन है, ठीक है। और ये जो है आईजी ड्रोन्स के द्वारा बनाया गया है और ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है, मतलब इसको रनवे की जरूरत नहीं होती है टेक ऑफ करने के लिए, सीधा जैसे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है ना वर्टिकल और लैंडिंग वर्टिकल कर सकता है, उसी तरीके से ये भी है। रफाल भी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, ठीक है। लगभग 5 घंटे तक 10 किलो पेलोड के साथ ये उड़ान भर सकता है, ठीक है। और इसको नाविक और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के कंबाइंड
स्वरूप से इसको चलाया जाता है। जीपीएस नाविक भारत का और जीपीएस जो है वो अमेरिका का है, दोनों को कंबाइंड रूप से करके सैटेलाइट को और तब इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और आईजी ड्रोन की स्थापना ओडिशा में की गई थी, संबलपुर में वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, ठीक है। और मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। और नाम क्या है? स्काई वॉक है, ये भी याद रखिएगा, ये तो जरूर याद रखिएगा, स्काई वॉक नाम। शरद यादव कौन थे जिनका 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया? शरद यादव कौन थे? शरद यादव के बारे में आपको पता होगा, नेता थे, तो राजद के नेता थे, लोकतांत्रिक जनता दल के संस्थापक थे, जदयू के अध्यक्ष थे, या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है। तो इसमें जो है ये चारों का चारों सही हो जाएगा, ठीक है, चारों का चारों सही हो जाएगा। राजद के नेता कह सकते हैं इसको, क्योंकि डेमोक्रेटिक जनता दल मतलब लोकतांत्रिक जनता दल की स्थापना जो उन्होंने की थी उसका विलय उन्होंने कर दिया था राजद में, तो जब विलय हो गया तो राजद ही प्रमुख पार्टी हो गई और इसलिए वो राजद के नेता भी कहे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें चारों का चारों सही है, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में, चूंकि बहुत प्रसिद्ध नेता थे और जब रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई थी तो उसके बारे में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो शरद यादव भी राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं, पहले जो है ये आपके उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, मैं तो उनसे मिला भी हूं, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई तहसील में आखमऊ गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार ये चुने गए थे, ठीक है, लोकसभा के लिए, और उसके बाद 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी सांसद रहे थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी सांसद सदस्य बने थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत के संभवतः एकमात्र नेता है जो कि 3 राज्यों से लोकसभा के लिए चुने गए थे, ठीक है। पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश के जबलपुर से ही एक उपचुनाव में ये लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, ठीक है। 1989-90 में कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री ये बने थे और मार्च 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी एलजेडी मतलब लोकतांत्रिक जनता दल का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर दिया था। और जदयू के तो ये पूर्व अध्यक्ष रहे ही रहे हैं, ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष एक तरह से कह सकते हैं इनको, ठीक है, जदयू में। तो जदयू के भी हो गए, लोकतांत्रिक जनता दल के भी हो गए और आपके ये राजद के भी नेता हो गए, ठीक है। निम्नलिखित पुस्तकों एवं लेखकों के जोड़ों में से कौन सा सही है? कुछ पुस्तक दिए हुए हैं और उनका जोड़ा लगाया गया है उनके लेखकों के साथ, तो कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, अंबेडकर अलाइव शशि थरूर, टॉम एंड सैंड गीतांजलि श्री, द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी। देखिए इसमें जो है चारों का चारों सही है, ठीक है, चारों का चारों सही है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो है इसमें सारा का सारा सही है। डिस्क्रिप्शन क्या देना है जब पुस्तक और लेखक का ही जोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय युवा विकास दिवस 2023 की थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा विकास दिवस की थीम क्या है? कुशल युवा विकसित भारत, शिक्षित युवा विकसित भारत, अमृतकाल विकसित युवा विकसित भारत। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया, ठीक है, बाकी तीनों गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 के बारे में, स्वामी विवेकानंद की जो जयंती होती है 12 जनवरी, उस दिन मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। और थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। और एक महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो कहां पर महोत्सव का आयोजन हुआ था? कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में, ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और 12 अगस्त 2000 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 1999 में घोषणा की गई थी अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत तिमाही रैंकिंग के लिए कितने ब्लॉक्स को चयनित किया गया है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, उसी तरीके से अब जो है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। और अगर आपने बजट भाषण सुना होगा इस बार का, तो उसमें निर्मला सीतारमण जी ने भी इसका जिक्र किया था, ठीक है। तो कितने ब्लॉक को चुना गया है ये क्वेश्चन है, 250, 300, 500 या फिर 600। आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 500 ब्लॉक्स को चुना गया है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए, ठीक है। पहले जो आकांक्षी जिला था उसमें 112 जिले शामिल थे, ठीक है, 112 जिले इसमें शामिल थे। और अब जो है 500 ब्लॉक्स को शामिल किया गया है 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। और इसमें आधे से ज्यादा जो ब्लॉक होंगे वो कहां से होंगे? 6 राज्यों से होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है, ठीक है। तो यह 6 राज्यों में बिहार शामिल है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर यह आधारित है, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और जिसके तहत 112 जिले शामिल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार का नया स्टेट आइकॉन किसे चुना है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथिली ठाकुर, रवीश कुमार, मनोज वाजपेयी या फिर पंकज ठाकुर। ठीक है, तो मैथिली ठाकुर को चुना गया है। ठीक है, मैथिली ठाकुर को चुना गया है और यही जो है खादी, हथकरघा, इन सब के लिए भी बिहार की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैथिली ठाकुर ही है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, मैथिली ठाकुर को चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, एक तरह से स्टेट आइकॉन चुना गया है। ठीक है, 2019 में मैथिली ठाकुर और उनका जो दो भाई है जो कि तबला पर उनका साथ देते हैं, उन सबको कहां का? मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर चुनाव आयोग ने ही बनाया था। इनको संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेशन 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये टोटल आपके स्टेशन जो है, ये जितने भी स्टेशन के नाम दिए गए हैं, इसमें ईट राइट स्टेशन कौन है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फिर आपका वडोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या फिर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। देखिए, इसमें जितने भी है सभी जो है आपके 5 स्टार रेटेड है। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सभी को मिला हुआ है। और ये याद रखिएगा कि वाराणसी जो है इसको सबसे अंत में अभी जाकर के मिला है ईट राइट स्टेशन का दर्जा। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके 5 स्टार रेटेड, इसलिए ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और भी स्टेशन है जिनको कि ईट राइट स्टेशन चुना गया, जैसे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये सब तो बता दिया। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, वडोदरा हो गया, चंडीगढ़ हो गया और वाराणसी कैंट हो गया। तो ये सारे जो है ईट राइट स्टेशन अभी तक चुने गए हैं, उन सब के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन ये प्रदान करते हैं, इसलिए इनको ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। ठीक है, और ईट राइट इंडिया पहल का ये हिस्सा है। ठीक है, सबसे लास्ट में किसको दिया गया? हाल ही में आपका वाराणसी कैंट को दिया गया। तो ये जरूर याद रखिएगा, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा। चलिए, मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो युगांडा, गुयाना, फिजी या फिर तुर्की है। ये जो है आपके गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, गुयाना के राष्ट्रपति हैं और ये जो थे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए मुख्य अतिथि भी थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन एक साथ बन जाएगा आपका। ओके, चलिए, ये जो है गुयाना के 9वें राष्ट्रपति हैं और प्राप्तकर्ता थे। टोटल 21 लोगों को पुरस्कार दिया गया, प्रवासी भारतीय दिवस पुरस्कार दिया गया 21 लोगों को, और उसमें ये भी शामिल थे गुयाना के राष्ट्रपति। ठीक है, और इंदौर में आयोजित किया गया था ये प्रवासी भारतीय दिवस इस बार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में डिटेल से, इसलिए इसमें नहीं बता रहा हूं। चलिए, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां किया गया? ये थोड़ा सा मैंने इस वीडियो में बता भी दिया था, तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कहां पर? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा के राउरकेला में। ठीक है, राउरकेला में। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर तो मैंने दिखा दिया, अब थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। और इस बार जो आपका पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया है वो राउरकेला और किसमें किया गया है? आपका मैंने बताया था राउरकेला और भुवनेश्वर स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, 44 मैच टोटल हुए जिसमें 20 मैचों का आयोजन जो है वो राउरकेला वाले में किया गया, बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया गया। ठीक है, और यह जो है स्टेडियम बिजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में 15 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और निर्माण किसने किया है? ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिरसा मुंडा जो कि बिहार और झारखंड से संबंधित है, इसलिए पूछा जा सकता है ये। ठीक है, बिरसा मुंडा से हर साल बीपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। चलिए, किस राज्य को उसके जागा मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 दिया गया है? तो which state has been given the United Nations World Habitat Award 2023 for its जागा मिशन? महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड या फिर असम? आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा से इस बार ज्यादा क्वेश्चन मैंने दिया है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा बिहार के नजदीक है। ओडिशा को उसके जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी उन्नयन कार्यक्रम है। ठीक है, रिकॉग्निशन फॉर एफर्ट्स टू मेक इंडिया स्लम फ्री स्टेट थ्रू जागा मिशन का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम है। ठीक है, 2019 में जागा मिशन को विश्व आवास पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और बाकी इसमें और डिटेल दिया हुआ है। ओडिशा का 5T पहल जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसमें है ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन। और ये 5T पहल के तहत ही ये जागा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार से किसका चयन विकास के लिए किया गया है। ठीक है, किसका चयन विकास के लिए किया गया है बिहार से, गया, नालंदा, वैशाली या फिर बक्सर। देखिए इसमें जो है आपका गया का भी चयन किया गया है और नालंदा का भी चयन किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, गया और नालंदा दोनों का चयन किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 में। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बहुत बड़ा बोनांजा, एक क्वेश्चन और इसमें आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसाद योजना के तहत जो है बिहार के सीतामढ़ी जिले के पनौरा धाम का चयन किया गया है विकास के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इसका भी चयन किया गया है, इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा, पनौरा धाम बिहार, पर्यटन मंत्रालय की ये दोनों योजना है, स्वदेश दर्शन 2.0 भी और स्वदेश दर्शन इससे पहले पहला भाग इसका चलाया गया था, अब 2.0 चलाया गया है। उद्देश्य क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। याद रखिएगा, पनौरा धाम, प्रसाद योजना और स्वदेश दर्शन के तहत गया और नालंदा। चलिए, किस मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लागू करने के लिए फीफा और एआईएफएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, एआईएफएफ का मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं आप, तो आप फॉरेन मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को काट देंगे ऑलरेडी। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि स्कूल इसमें जुड़ा हुआ है, तो फुटबॉल फॉर स्कूल है, तो दोनों में से कोई हो सकता था, लेकिन होगा क्या, इसमें शिक्षा मंत्रालय होगा। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय। और इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं खुद से। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। फुटबॉल फॉर स्कूल किस मंत्रालय की पहल है, यही पूछा जा सकता है इसमें, तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ओके, चलिए, स्प्रेड द वर्ड विषय के साथ 41वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 कहां आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्वीडन या फिर ईरान। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, इसमें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया और ये 41वां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला है, ये जरूर याद रखिएगा। विषय भी याद रखिएगा, स्प्रेड द वर्ड। ठीक है, 2 से 13 नवंबर तक आयोजित किया गया शारजाह के एक्सपो सेंटर में। चलिए, शारजाह जो है वो यूएई में है। ओके, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम बहुत ज्यादा फेमस है। बिहार के गोपालगंज के किस क्रिकेटर का चयन श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टी20 टीम में किया गया। हालांकि वो खेले नहीं, लेकिन उनका चयन किया गया था। मोहित कुमार, सुरेश कुमार, रोहित कुमार या फिर मुकेश कुमार। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मुकेश कुमार। जी हाँ, मुकेश कुमार का चयन किया गया और दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल में इनका चयन किया है 5.5 करोड़ रुपया देकर के। ठीक है, बहुत ज्यादा बोली लगाई गई थी, इन पर बहस भी हुआ था बहुत तगड़ा आईपीएल ऑक्शन में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, याद जरूर रखिएगा। इससे पहले इंडिया ए के लिए इनका चयन किया गया था, उसमें भी इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके कारण इनका चयन जो है वो भारतीय टीम में किया गया। ठीक है, तो यही पर यहाँ पर दिया हुआ है, यही सब डिटेल देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल में बिहार से टोटल 3 खिलाड़ी है। ईशान किशन तो है, एक और खिलाड़ी है, कमेंट में नाम लिखिएगा यदि आपको पता है। चलिए, तीसरे भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार का कौन सा स्थान है। What is the rank of Bihar in the third India Innovation Index 2021? 21 का है, लेकिन जारी कब किया गया था, जुलाई में जारी किया गया था, जुलाई 2022 में, तो अपडेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो है वो 2023 में फिर जुलाई में जारी किया जाएगा, तो अभी के लिए लेटेस्ट यही है। 12th, 15th, 20th या फिर 22nd। आंसर क्या हो जाएगा, 15th हो जाएगा, 15th हो जाएगा। चलिए, 15वां स्थान है बिहार का। ठीक है, स्कोर देख लेते हैं, स्कोर भी पूछा जा सकता है। तो बिहार का स्कोर कितना है, 11.58 है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है और सबसे टॉप पोजीशन पर कौन है, कर्नाटक है। इसके बारे में डिटेल से मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, और शीर्ष पर रहा कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है, और छत्तीसगढ़ जो है वो अंतिम पायदान पर है इसमें। ठीक है, 10.97 अंक के साथ। तो बिहार जो है वो 15वें स्थान पर है, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और बिहार का स्कोर 11.58 यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किससे संबंधित हैं। रामचंद्र मांझी किससे संबंधित है, बिहार के ही हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है और बहुत फेमस है। पद्मश्री का अवार्ड इनको मिला हुआ है, इसलिए पूछ सकता है। मधुबनी पेंटिंग, पटना क्लब, लौंडा डांस या फिर गिमिक। तो भिखारी ठाकुर का जो मंडली हुआ करता था, उसमें लौंडा नाच के ये आखिरी कलाकार बचे हुए थे और लौंडा नाच को अभी तक जीवित रखे हुए थे। इतना उम्र में भी, 90 से ज्यादा उम्र में भी ये परफॉर्म करते थे। ठीक है, रामचंद्र मांझी लौंडा नाच से जुड़े हुए हैं, याद जरूर रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते थे कौन, भिखारी ठाकुर, और उनके लौंडा नाच मंडली के ये आखिरी सदस्य थे। ठीक है, सारण जिले के नगरा तुजारपुर गांव के ये रहने वाले थे। ठीक है, और इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 भी दिया गया और पद्मश्री अवार्ड जो है इनको 2021 में दिया गया था रामचंद्र मांझी को। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
अब बस 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो थोड़ा तेजी में चलते हैं। बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी के प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है, ये अगर आपने ये वीडियो भी अगर ध्यान से सुना है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। पंकज त्रिपाठी, मैथिली ठाकुर, फाल्गुनी पाठक या फिर इंदु देवी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। इसी वीडियो में मैंने ये बताया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है। ठीक है, जब आप वीडियो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है मैथिली ठाकुर को। ठीक है, और यह जो है 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है और इसके तहत 25,000 रुपए की राशि वितरित की जाती है, दी जाती है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मैथिली ठाकुर के बारे में इस वीडियो में ही डिटेल में बता चुका हूं। बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? देखिए, बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से? टोटल 46 शिक्षकों का चयन पूरे देश भर से किया गया है, जिसमें बिहार से कौन शामिल है? सौरभ सुमन, निशी कुमारी, असित कुमार या फिर राहुल शर्मा। देखिए, इसमें जो है सौरभ सुमन और निशी कुमारी दोनों का चयन, 2 शिक्षकों का चयन बिहार से किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। दोनों का नाम याद रखिएगा, निशी कुमारी और सौरभ सुमन। ठीक है, याद रखिएगा, इनके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है। टोटल 46 शिक्षकों का चयन किया गया था। और यहाँ पर निशी कुमारी के बारे में देखें तो महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका है और ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक है सौरभ सुमन। तो सीधा सुपौल याद रखिएगा, सुपौल से सौरभ सुमन और पटना से कौन? निशी कुमारी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर ये आपका शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। टोटल कितने? 46, बिहार से कितने? 2। बिहार के चंदन कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में रजत पदक जीता है? तो टेबल टेनिस, बाधा दौड़, लॉन बॉल या फिर ऊंची कूद। तो यहाँ पर टेबल टेनिस, स्टीपल चेज, लॉन बॉल या फिर हाई जंप। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें लॉन बॉल। लॉन बॉल में भारत ने रजत पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में 9वें दिन। ठीक है, और इसमें 4 सदस्य शामिल थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उसमें एक थे आपके चंदन कुमार सिंह। ठीक है, तो 4 सदस्यीय टीम में सुनील बहादुर जो थे वो लीड थे, नवनीत सिंह सेकंड थे, चंदन कुमार सिंह थर्ड थे और दिनेश कुमार स्किप थे। ठीक है, तो ये जो है आपके चंदन कुमार सिंह इसमें बिहार से है और बिहार से भी कहां से? मुंगेर के हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि समदना हथिया में ये कार्यरत है एक शारीरिक शिक्षक के रूप में। ठीक है, और इसके पहले चंदन कुमार ने एशियन चैंपियनशिप 2017 में भी गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता था और एशियन चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने गोल्ड जीता था और 2014 में सिल्वर मेडल अपने नाम इन्होंने किया था। ठीक है, तो बिहार के चंदन कुमार सिंह का नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन है? देखिए, रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि हर एक स्टेट से एक एक जिला का चयन किया है डिजिटल बैंकिंग के लिए। ठीक है, तो उसमें बिहार से किस जिला का चयन किया गया है? क्वेश्चन यही है, जहानाबाद, पटना, गया या फिर बेगूसराय। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जहानाबाद। जहानाबाद का चयन बिहार से किया गया है। डिजिटल 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला ये बन गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, या कुल 99.65% जो खाते हैं यहाँ पर वो डिजिटल बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनके पास जो है आपका इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और दूसरी इस तरह की जितनी भी डिजिटल सुविधाएं होती हैं सब उपलब्ध है ये 99.65 खातों में। ठीक है, खाते वाले लोगों के पास। ठीक है, 2019 में निर्णय लिया गया था कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक जो है वो प्रत्येक राज्य से कम एक जिला को 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला जिला चुनेगी। ठीक है, 2019 में ये घोषणा की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की अनुशंसा करने के हेतु बिहार सरकार ने किसकी अध्यक्षता में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है? तो ये जो है आपका अरविंद निषाद, विनोद भगत, ज्ञान चंद्र पटेल या फिर डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या। तो ये जो है आपका डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या की अध्यक्षता में ये चुना किया गया। ठीक है, बाकी सब जो है इसके सदस्य हैं आयोग के। ठीक है, लेकिन आपके नवीन चंद्र आर्या जो है इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा 3 महीने का समय दिया गया था इस आयोग को अपना रिपोर्ट सौंपने के लिए और पहली बार इस तरह के आयोग का गठन 2006 में किया गया था। अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या और अन्य सदस्य कौन है? अरविंद निषाद, विनोद भगत, ज्ञान चंद्र पटेल और तारकेश्वर ठाकुर। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा 3 महीने के समय में इनको रिपोर्ट देना था। ठीक है, नगर निकाय चुनाव से पहले इसका गठन किया गया था। ओके, हाई कोर्ट के कहने पर। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सौरभ कुमार, चक्रपाणी हिमांशु,
आपका अच्युत ऋषिदेव या फिर रेखा देवी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चक्रपाणी हिमांशु। चक्रपाणी हिमांशु जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चक्रपाणी हिमांशु को इसके अध्यक्षता दी गई है बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की। ठीक है, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा यह आयोग गठित किया गया है। इसमें कुल 22 सदस्य हैं, 10 पदेन सदस्य हैं। ठीक है, एक्स ऑफिसियो, और फिर आपके 5 सदस्य जो हैं वो अलग अलग हितों और वर्गों के हैं। ठीक है, और सबका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल का होगा, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या फिर कोई भी सदस्य हो। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसमें इस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बिहार स्पेशल 20-25 क्वेश्चन भी शामिल कर दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बिहार से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें भी उनको भी शामिल करने का मैंने कोशिश किया है। ठीक है, टोटल 5 वीडियो का सीरीज हम लोगों ने देखा है, टोटल 250 क्वेश्चन, और आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन तो आसानी से आपके बन चुके हैं। ठीक है, तो लगभग 1000 क्वेश्चंस का रिवीजन मैंने आपको कराया है ये 5 वीडियो के जरिए। आपको जरूर फायदा होगा बीपीएससी 68th में, जो पीटी में, जो कि 12 फरवरी को होने वाला है। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपका सुझाव है, क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, यह सब आप हम मुझे बता सकते हैं। यदि कुछ छोटी मोटी त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और इसी वीडियो के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।